अपने शरीर के बहुत सारे परिवर्तनों को नज़रअंदाज करती जाती हैं। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि एज के बाद कैंसर होना मतलब बहुत सारे कैंसर्स जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। लाइफस्टाइल सबसे बड़ा इसका एक जो है फैक्टर वो है। मेनोपॉज में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी बॉडी के फीमेल हार्मोन्स। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में, जहाँ पे हम आपके लिए हर बार कुछ ना कुछ नई चीज़ें लाते हैं। और आज का टॉपिक महिलाओं की उन समस्याओं से संबंधित है जिसमें कई बार जाने अनजाने में या अपने डेली लाइफ में बहुत व्यस्त रहने पर शायद वो ध्यान नहीं दे पाती हैं। मैं उसी महिला की बात कर रहा हूँ जिसने अपने जीवन में उम्र के बढ़ते हुए समय के साथ अलग अलग किरदार निभाए हैं। कभी बेटी का, कभी माँ का, कभी पत्नी का, तो कभी सास का, कभी ननद का। जैसे जैसे इनके ओहदे बढ़ते हैं ना साहब, वैसे वैसे इनके शारीरिक परिवर्तन भी बढ़ते हैं। कभी कभी ये पॉजिटिव होते हैं और कभी कभी ये नेगेटिव। तो आज का हमारा पॉडकास्ट इसी संबंध में है और मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर रेणु शर्मा मैम का, जो कि पेशे से एक गायनिक ऑन्को सर्जन हैं। नमस्ते मैम। जो महिलाओं में पाया जाता है, हमेशा तब डायग्नोस्ड होते हैं, तब पता चलता है इनको जब ये 3rd या 4th स्टेज पे होते हैं और फिर बड़ी पैनिक सिचुएशन बन जाती है। तो ये इतना लेट, क्या इनके सिम्टम्स लेट आते हैं कि एक्चुअली ये इतना लेट डायग्नोस होता क्यों है? थैंक यू रंजन जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बेसिक मुद्दों पर बात करने के लिए मुझे आज इस पॉडकास्ट पे इनवाइट किया। जैसा कि आपने ये प्रश्न पूछा, उसका आंसर भी आपके क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन में निहित था। महिलाएं अपने पूरी लाइफ में बहुत सारे रोल्स प्ले करती हैं और इन्हीं रोल्स को प्ले करते करते वो अपनी लाइफ के, अपने शरीर के बहुत सारे परिवर्तनों को नज़रअंदाज करती जाती हैं। अपनी शारीरिक बनावट और संरचना की मूलभूत व्यवस्था को वो समझने में कभी कभी गलती कर देती हैं या उसको इग्नोर कर देती हैं। तो इसलिए एक WHO की स्टडी है जिसमें ये कहा गया है कि कैंसर, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, गर्भाशय का कैंसर हो, ओवेरियन कैंसर हो, 2 से 3 महीने तक महिलाओं में उसके लक्षण आने के बाद में भी महिलाएं उस स्थिति को इग्नोर करती हैं और उसके कारण 30 से 40% तक महिलाओं में इन बीमारियों की जो स्टेज है वो आगे बढ़ जाती है। तो ये यहाँ सबसे बड़ा जो कारण है वो इग्नोरेंस है। हम अपने लक्षणों को घरेलू उपायों के द्वारा या छोटी मोटी बीमारी समझ के और जाने देते हैं जब तक कि कोई गंभीर लक्षण सामने ना आए। ओके, तो ये सिर्फ व्यस्तता के कारण होता है या कुछ जो सिम्टम्स होते हैं कैंसर के वो किसी अन्य बीमारी से भी मैच खाते होंगे, इसलिए शायद वो अवॉइड कर देते हैं? बहुत सारे मिले जुले लक्षणों के साथ में भी कैंसर की बीमारियां आती हैं। जैसे कि हम अभी देख पा रहे हैं कि लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो गई है। स्ट्रेस के कारण आमतौर पर महिलाओं का वज़न में बहुत अंतर आ गया है। कभी कुछ महिलाओं का वज़न एकदम बहुत अधिक होता है, कभी कुछ महिलाओं का वज़न एकदम कम होता है। मॉडरेट एवरेज वेट में महिलाएं आपको बहुत कम हेल्दी मिलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जब भूख कम लगना या वेट लॉस होना या वीकनेस आना, ये सब इतने कॉमन लक्षण है ना कि ये नॉर्मल वायरल फीवर से लेकर तो कैंसर जैसी बीमारी तक में आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में महिलाएं 1 हफ्ता 2 हफ्ते तक उस तकलीफ को या उस परेशानी को कंटिन्यू झेलती रहती हैं, इग्नोर करती रहती हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस या बहुत ज़्यादा वेट लॉस हमको 1 ही महीने, 2 महीने, 3 महीने तक लगातार होता रहता है, तब फिर वो
क्लिक करता है कि ये क्यों हो रहा है, और उस समय फिर हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। तब तक ऑलरेडी काफ़ी डिसीज़ जो है वो बढ़ क्या चुकी होती ऐसा है। कुछ होता है कि जो आपने कैंसर के नाम बताए, जी। तो क्या ऐसा होता है कुछ कि पर्टिकुलर किसी वुमन को कोई कैंसर डायग्नोस हो रहा है तो 3 महीने या 4 महीने में 4th स्टेज पे पहुंच जाता है? बहुत सारे कैंसर्स जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। कैंसर में कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो कई महीने से सालों का समय लेते हैं बढ़ने में, और कुछ इतने एग्रेसिव होते हैं कि वो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में ही बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं। तो ये टाइप ऑफ कैंसर पर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी और कितनी तेज़ी से शरीर में फैलता है। तो इसीलिए बॉडी में जब कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आती है, कंडीशन आती है, तो उस समय उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत जाकर और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आज की यंगस्टर हैं, है ना, इन्हें जो यंग गर्ल्स हैं, वुमेन्स हैं, उनमें भी ये कैंसर का परसेंटेज पहले की तुलना में बढ़ गया है। मतलब, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि एक एज के बाद कैंसर होना मतलब इट मे बी सर्टन कंडीशन, एक कॉमन कंडीशन बनती है एज के साथ, बट यंगस्टर के अंदर ये परसेंटेज बढ़ा है तो ये एक चिंताजनक है। पर ऐसा क्यों? बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इनफैक्ट आज से 10 साल पहले जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय हमारी जो नॉर्मली कैंसर की पॉपुलेशन थी वो मीनोपॉजल, पोस्ट मीनोपॉजल थी। 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं होती थी। आजकल हम देख रहे हैं 25-30 की एज में गर्ल्स को ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो लाइफस्टाइल सबसे बड़ा इसका एक जो है फैक्टर वो है, और उसी के साथ ही साथ फीमेल्स में बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस एक फैक्टर है, और इसी के साथ साथ स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों के कारण बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जहाँ पर जंक फूड, हार्मोन्स और स्ट्रेस, सिडेंट्री लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा वो लोग एक्सरसाइज या कोई वर्कआउट नहीं करते, और इसी के साथ ही साथ सप्लीमेंट्स लेना, केमिकल्स का यूज़ होना, ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि वो हमारी बॉडी के अंदर इतनी कम एज में इतनी अधिक मात्रा में बढ़ जाती हैं कि वो कैंसर के जैसा लक्षण या कैंसर की बीमारी को प्रोड्यूस करने में बहुत बड़ा रोल निभाती है। तो क्या अल्कोहल और स्मोकिंग, ये दोनों मुद्दे भी यंगस्टर को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट डालते हैं इन कैंसर्स के लिए? बिल्कुल, आज से अगर हम बात करें कुछ 10 से 15 साल पहले तक की, तो अल्कोहल और स्मोकिंग जो लोग करते थे, आप भी जानते रहेंगे, ग्रुप अलग होता था, चाहे कॉलेज हो या चाहे, और स्कूलों में स्मोकिंग और अल्कोहल तो सोची या देखी भी नहीं जाती थी। जबकि आज हम बहुत कॉमनली ये चीज़ देखते हैं कि स्कूल के बच्चे भी इस चीज़ की ट्रेनिंग स्कूल से चालू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत नॉर्मली उनको अल्कोहल और स्मोकिंग अवेलेबल है, और अलग अलग तरह से वो लोग इन सारी चीज़ों का भी यूज़ आज करते की हैं। तारीख में मैम कई जगह पे देखा गया है कि जो वीमेंस हैं वो बेसिकली सिगरेट की दुकान पे ओपनली स्मोक भी कर रहे हैं, और अल्कोहल में तो परसेंटेज लगभग पुरुषों के बराबर ही होते जा रहा है। जी, वो है ना, दोनों इक्वालिटी में वो यहाँ बट है। सपोज ये बात बिल्कुल सही है, और मैं इसका बिल्कुल सपोर्ट भी नहीं करूँगा कि किसी भी जेंडर को, या पुरुष हो या महिला हो, दोनों को स्मोकिंग और अल्कोहल नहीं लेना दोनों के लिए चाहिए, harmful दोनों के है। लिए हार्मफुल है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ मैम, जहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि बी अ गायनिक ऑन्को सर्जन, क्या अनमेरिड और मेरिड, ये लाइफ के दो ऐसे पड़ाव होते हैं जहाँ पे एक महिला के जीवन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है। घर परिवार से लेकर मेंटल हेल्थ देख लो आप, फिजिकल हेल्थ देख लो, तो क्या कैंसर के सिम्टम्स भी इस तरीके से कुछ डिफर करते हैं? या मैं पूछूं आपसे, तो अनमेरिड और मैरिड वुमन के साथ जब आप उनको
चेक करते हैं, ट्रीट करते हैं, तो क्या चैलेंजेस और आते हैं आपको बेसिकली? रंजन जी, दोनों चीज़ों में ना एक बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। मैरिड और अनमैरिड वुमेन का यहाँ पर हमें, अगर हम डिसीज़ वाइज अंतर समझना चाहें तो सर्वाइकल कैंसर की मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बात करती हूँ। सर्वाइकल कैंसर 90% केसेस में HPV नाम के एक वायरस के कारण होता है। HPV सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। तो जब लड़की सेक्सुअली एक्टिव होती है उस टाइम पर उसको HPV वायरस का इन्फेक्शन होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। मतलब हम ये कहें कि अगर कोई वुमन वर्जिन है तो उसको ये कैंसर नहीं हो सकता? इन्फेक्शन होने के चांसेस 90% तक कम हो सकते हैं, बट बहुत सारे अलग मोडालिटीज़ होती हैं जिनसे इन्फेक्शन फिर भी हो सकता है। जैसे पीरियड्स के टाइम पे अगर वो टैम्पून्स या मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हैं, उसको हाइजीनिकली तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो भी HPV का इन्फेक्शन हो सकता है। तो एक तो ये बात हुई। यहाँ मैरिड और अनमैरिड से ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि डिसीज़ के डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में चैलेंजेस आते हैं। नॉर्मली अनमैरिड गर्ल को यदि पेट फूल रहा है, वज़न कम हो रहा है या पीरियड्स में गड़बड़ हो रही है, तो पेरेंट्स गायनेक के पास में जाकर मेडिसिनल या मेडिकल ट्रीटमेंट लेने में कंफर्टेबल होते हैं। अगर सर्जरी की बात आती है तो वो हमेशा हेजिटेट करते हैं कि हम ऑपरेशन करा लेंगे, उसके बाद शादी करने में दिक्कत आएगी। ये बहुत कॉमन एक परसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है। जबकि आजकल सर्जरी की टेक्निक्स इतनी ज़्यादा इवॉल्व और इतनी विकसित हो गई हैं कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जिसको हम स्कारलेस सर्जरी बोलते हैं, उसमें महिला के पेट में छोटे छोटे से होल्स करके और सर्जरी की जाती है, तो हार्डली कोई स्कार आता है। बीमारी बढ़ाने से अच्छा है कि उसको सही समय पे सही डिसीजन लेकर या तो ऑपरेट कर दिया जाए या उसका सही तरीके से इलाज किया जाए। तो क्या ये ज़रूरी है कि हर चीज़ का सॉल्यूशन सर्जरी हो, या फिर कोई ऐसा है कि पर्टिकुलर इतनी इतनी चीज़ को हम मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं और अगर कोई चीज़ इससे ऊपर जा रही है तो हमको, तो ये कैसा रहता है? बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी बीमारी, अगर हम बात करें, एक गांठ की बात करें या सिस्ट की बात करें, अगर कोई छोटी सी सिस्ट है या छोटी सी गांठ है तो उसको हम मेडिसिन के द्वारा ठीक कर सकते हैं। या मोटे तौर पे मैं कहूँ, किसी भी बीमारी की प्रारंभिक अवस्था को मेडिसिन के द्वारा ठीक किया जा सकता है। गायनी में कैंसर की इनिशियल स्टेज में सिर्फ दवाइयों से ठीक हो नहीं सकता सर, है? यहाँ कैंसर में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। कैंसर की बीमारी जब इनिशियली रहती है तो वो पर्टिकुलर ऑर्गन में रहती है, और उस ऑर्गन में से बाहर अगर वो फैलेगी तो वो स्टेजेस जितना वो फैल रही है उसके अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। तो जब जिस जगह पे या जिस ऑर्गन में कैंसर हुआ है, हम अगर उसे सर्जिकली रिमूव कर देंगे तो उसके फैलने की संभावना कम होगी। इसका मतलब है शरीर में कैंसर फैलने से या एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कैंसर फैलने से पहले ही हमने उसको निकाल दिया है। ये कैंसर की बात हुई है। नॉन कैंसरस या बेनाइन कंडीशंस या गायनिक कंडीशंस, जहाँ पे कि फाइब्रॉइड की बड़ी बड़ी गांठें होती हैं, ओवरी की सिस्ट होती है, एंडोमेट्रियोसिस होता है, ये सब बहुत छोटे अगर होते हैं, इनिशियल स्टेज में होते हैं, उस टाइम पे हम दवाई लेके इसको ठीक कर सकते हैं, इनका बढ़ना रोक सकते हैं। लेकिन अगर ये बड़ी गांठ हो गई है, 5-10 सेंटीमीटर से ज़्यादा की बड़ी गांठ हो गई है, 5 से 6 सेंटीमीटर से बड़ी की सिस्ट हो गई है, और उसके बाद हम सोचेंगे कि ये मेडिसिन से ठीक हो जाएगी, तो वहाँ उसके कॉम्प्लिकेशंस अलग होते हैं, तो उसको उस समय सर्जरी से निकालना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी आपने एक टर्म बीच में यूज़ किया था, HPV वायरस। इसकी जो वैक्सीन आती है, इसको लेकर भी लोगों को मतलब बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं। बिल्कुल। तो क्या वो मिसकंसेप्शंस हैं, और ऐसा उन्हें क्यों लगता है जो ये इस चीज़ को लेकर एक अफवाह है, तो वो उनको ऐसा क्यों लगता है? HPV वायरस एक तरह का वायरस है। मैं इसको ना सभी को ऐसे समझाती हूँ कि जैसे कोरोना वायरस से हुआ था, उसके कारण छींकने और खांसने से हुआ था, और उसके कारण उसके जो वायरस थे वो लंग्स में जाते थे, निमोनिया कराते थे।
जबकि एचपीवी वायरस जो है वो मेल्स और फीमेल्स दोनों को इन्फेक्ट करता है। तो सबसे बड़ी भ्रांति जो ये है कि ये मेल्स को इंजेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये गलत है। मेल्स और फीमेल दोनों के लिए एचपीवी वायरस का इंजेक्शन होता है, पहली चीज़। तो एचपीवी क्योंकि सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, तो 9 से 14 वर्ष के चाहे बच्ची हों या बालक हों, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ही ये वैक्सीन देना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, इसका सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि एचपीवी वायरस के या एचपीवी वैक्सीन से ना इनफर्टिलिटी होती है। ऐसा बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, कोई इनफर्टिलिटी नहीं होती। दूसरा, इससे सिस्ट होती है, बॉडी में वीकनेस आती है, ये सब मिथ्स हैं। ये वैक्सीन जो है ये पूरी तरह से सेफ़ है, सुरक्षित है और प्रॉपर अच्छे से रिसर्च करके बनाए गए हैं। तो किसी भी तरह से इसके कोई दुष्परिणाम ऐसे नहीं हैं जिसमें कि कोई इनफर्टिलिटी हो जाए या बॉडी में कोई परमानेंट वीकनेस आए, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या सभी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सिर्फ इसीलिए होती हैं कि पर्टिकुलर कोई ऑर्गन निकालना हो या कोई गठान निकालना हो, तो ये हमेशा दर्द रहित ही रहती हैं या किसी एक आध दो सर्जरी ऐसी भी होती है जिसमें बाद में पेशेंट को कभी दर्द हो सकता है? देखिए, दर्द रहित तो कोई सर्जरी पूरी तरह से नहीं होती, लेकिन कंपैरेटिवली ओपन सर्जरी से जब हम बात करते हैं तो उसके कंपैरिजन में दर्द कम होता है। इसका सीधा इस तरह से हम समझते हैं कि अगर जब हम ओपन सर्जरी करते हैं, कट लगाकर या चीरा लगाकर जो सर्जरी की जाती है, उसमें बहुत लंबा एरिया जो है बॉडी का वो कट होता है, स्किन कट होती है, मसल्स कट होती हैं, लेयर बाय लेयर उस ऑर्गन में पहुंचा जाता है और फिर उस पर्टिकुलर बीमारी को निकाला जाता है। वहीं अगर हम लैप्रोस्कोपी की बात करें तो आधे आधे सेंटीमीटर के छोटे छोटे से की होल्स छेद करके और उसके द्वारा हम अपने इंस्ट्रूमेंट्स को पहुंचाते हैं। तो जैसे एक चाकू से कहीं कट लग जाए और एक सुई चुभ जाए, दोनों में से दर्द किस में ज़्यादा होगा, ब्लीडिंग किस में ज़्यादा होगी, घाव किस में ज़्यादा बनेगा और हील कौन सी चीज़ जल्दी होगी? सुई वाला। तो उसी तरह से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी सर्जरी की एक तकनीक है जिसमें कि कट कम लगता है लेकिन सर्जरी पूरी वैसी ही होती है। तो सर्जरी क्योंकि वही हो रही है तो वो जो इंटरनल पेन है उतना तो रहता है, लेकिन जो बाहर स्किन का दर्द, स्किन का स्कार, स्किन के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो कम होती है। सेकंड ओपिनियन किसी महिला को कब लेना चाहिए? रंजन जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेकंड ओपिनियन मुझे लगता है कि हर एक महिला का ना अधिकार है, और महिला का क्या, इनफैक्ट हर एक व्यक्ति का अधिकार है। जब भी आप अपने डायग्नोसिस को लेकर क्लियर नहीं हो, जब भी आप अपनी डिसीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर नहीं हो, इलाज को लेकर कन्विंस नहीं हो, तब तक आपको ओपिनियंस ज़रूर लेने चाहिए। यानी कि अगर एक किसी फीमेल ने या कोई किसी एक डॉक्टर को दिखाया, उसने ट्रीटमेंट दिया, दवाइयाँ दी और कुछ चीज़ें हिदायतें बताई और उससे उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसे डेफिनेटली लेना चाहिए, सेकेंड ओपिनियन लेना ही चाहिए। और पूरी तरह से यदि आप नहीं समझ पा रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि डॉक्टर के पास हम गए हैं, हाँ, डॉक्टर ने हमको 8-10 चीज़ें बता दी हैं, उनमें से एक या दो चीज़ हम घर आते आते भूल गए, तो हम दोबारा पूछ सकते हैं। अगर हम चाहें तो, या हमें पता है कि हम ऐसी कंडीशन में हैं, पेन में हैं या अभी परेशान हैं और इस स्थिति में अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम डॉक्टर से पूछकर परमिशन लेकर उनसे रिक्वेस्ट अगर करेंगे कि आप प्लीज़ हमें ये इंस्ट्रक्शंस लिख कर दे दीजिए, तो वो वहाँ पर भी इंस्ट्रक्शंस लिख कर देते हैं। बट लोगों की इस चीज़ के पीछे ये भी गलतफहमियाँ है कि जब डॉक्टर के पास जाते हैं वापस से वो सारी टेस्ट वगैरह करवाता है। हालांकि बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो पुरानी रिपोर्ट को कंसीडर करते हैं, लेकिन उसके पीछे भी एक सोच है कि डॉक्टर का कोई पैथोलॉजी वाला सेट होगा तो इसलिए वो बार बार करवाते हैं। तो इसलिए भी एक कारण होता है कि मैम लोग सेकंड ओपिनियन से डरते हैं और उसी डॉक्टर के पास वापस जाते हैं। मगर जैसे किसी
कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि आप ये दवाइयाँ लीजिए 7 दिन तक, उसके बाद वापस एक बार दिखाने आना। और उस केस में अगर पेशेंट को फील होता है कि नहीं यार, इनकी दवाइयों से मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, और उसका पीछे कारण हो सकता है कि एज फैक्टर हो, या वो लाइफ स्टाइल उन्होंने मॉडिफाई कर ली हो, सब कुछ कर लिया हो, लेकिन हो सकता है कि प्रॉपर डायग्नोस नहीं हुआ हो, तो क्या ऐसी कंडीशन में भी सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए जब 7 दिन के बाद बुलाया गया है, कि हमें एक डॉक्टर का पूरा वो फॉलो करने के बाद आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, क्योंकि 7 दिन बाद वो फिर बोलेगा कि 14 दिन बाद वापिस आके दिखाना, तो ये तो उसने बाउंड कर दिया। रंजन जी देखिए, मेरा ये मानना है कि कम्युनिकेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है, और काउंसलिंग दवाइयों का उतना ही बड़ा पार्ट है जितना एक ट्रीटमेंट में मेडिसिन भी या सर्जरी भी, वो भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना काउंसलिंग या कम्युनिकेशन है। तो नॉर्मली क्या होता है ना कि हम ऐसा सोचते हैं कि पेशेंट्स को हमने एक बार में जो समझाया है, बताया है, वो समझ गए हैं। कई बार पेशेंट्स डॉक्टर के पास आके इतने डरे हुए रहते हैं कि वो अपने क्वेश्चंस पूछ भी नहीं पाते, फिर उनको बाद में घर जाके याद आता है यार ये पूछना रह गया या ये बताना रह गया। तो ये दो तरफा कम्युनिकेशन है। अगर आप अपने डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल नहीं होंगे, उनसे पूरी बातें खुल के नहीं पूछ पाएंगे, तो वो हर चीज़ को आपको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। जैसे आपने कहा कि एज ज़्यादा है, दवाइयों का असर अलग अलग तरीके से होता है, वैसे ही डॉक्टर ये चीज़ मान के चलता है कि आप शायद ये चीज़ कहीं समझ रहे हैं। तो अगर मन में कोई भी शंका, कोई भी डाउट आता है, तो आप प्राइमरी डॉक्टर से ज़रूर पूछें कि सर क्या ये मैं दवाई ले रही हूँ या दवाई ले रहा हूँ, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है, इसका कितने दिन में मेरे को असर मिलने लग जाएगा, और अगर इतने दिन में मुझे असर नहीं मिले तो क्या मैं वापस से आपसे पूछ सकता हूँ, क्या मैं 7 दिन पहले भी आ सकता हूँ। तो ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज़ है, वो आपको करना ही चाहिए। लेकिन अगर फिर भी आप कन्विंस नहीं हैं, प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं हो पाया है, तो सेकेंड ओपिनियन लेने में कोई बुराई नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जैसे से महिलाओं की एज बढ़ती है तो उनमें हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं। इन चेंजेस का इनकी जो प्रेगनेंसी लाइफ या सेक्सुअल लाइफ आप बोल रहे, इन पे और रिलेशनशिप पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है? जैसा कि हमने बात की थी थोड़ी देर पहले कि एज ग्रुप बहुत चेंज हुआ है। पहले जो पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप था वो 40-45 साल की उम्र में हम देखते थे। अब वो एज ग्रुप जो है ये 35-40 की एज के पहले आने लगा है, यानी हार्मोनल चेंजेस जो हैं वो बहुत कम एज में आने लगे हैं। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न अगेन स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, जंक फूड, और उससे भी ज़्यादा है एक्सरसाइज ना करना। ये सारी चीज़ें, प्रॉपर रेस्ट नहीं हो रहा है, नींद पूरी नहीं हो रही है, कंटिन्यूस स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग हो गए हैं, जंक फूड, रेडी टू ईट फूड जिसमें कि प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा हैं, उन सारी चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें, केमिकल्स हमारी बॉडी में धीरे 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 करके डिपॉजिट होते रहते हैं, और उसके कारण प्रॉपर उनका एक्सक्रीशन नहीं हो पाता, वो बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि हम रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, और इस कारण बहुत यंग एज में इस तरह के हार्मोनल चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जब एक महिला के पीरियड बंद होते हैं 45 to 50 ईयर की एज होती है, तो ये जब स्टॉप होते हैं तो उसके बाद उनके शरीर में कौन से चेंजेस हैं जिनके लिए उनको पहले से ही प्रिपेयर होके, प्रिपरेशन जिसकी करना चाहिए? जैसे कई बार कुछ लोगों का वजन, वेट गेन हो जाता है, और भी बहुत सारे चेंजेस आते होंगे, तो वो कौन कौन से चेंजेस हैं, और उसके लिए इन महिलाओं को किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? मीनोपॉज अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और ये उन सभी महिलाओं से मैं ये कहना चाहूँगी कि मीनोपॉज की तैयारी मीनोपॉज होने के बाद नहीं, पहले से शुरू करनी चाहिए। 45 से 50 साल की उम्र में जब पीरियड्स बंद हो गए हैं,
पीरियड्स बंद होना यानी एटलीस्ट 1 साल तक पीरियड्स नहीं आना, उसको कहते हैं, पहली चीज़ तो। दूसरी बात, इसके लिए हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके 10 साल पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मीनोपॉज में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी बॉडी के फीमेल हार्मोन्स। वो धीरे धीरे करके कम होने लगते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हार्मोन है वो ईस्ट्रोजन है। वो हमारी मसल्स और बोन्स को स्ट्रेंथन करता है, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को अवेकन रखता है। जब ये हार्मोन कम होता है तो उसके कारण हमारा पूरा नर्वस सिस्टम से लेकर पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म सब चेंज हो जाता है। तो जिस ईस्ट्रोजन के कारण लेडी अलर्ट और अवेक रहती थी, इमोशनली सिंपथाइज करती थी, वो इमोशनल नम होने लगती है, इसीलिए लॉस ऑफ लिबिडो या सेक्सुअल ड्राइव कम होने लगती है। कभी वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी रहेगी और कभी एकदम इरिटेबल रहेगी, मूड स्विंग्स होने लगेंगे। मसल्स धीरे धीरे उनकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है, इलास्टिसिटी कम होने लगती है, इसीलिए जॉइंट पेन, लेग्स में पेन होने लगता है, स्किन लूज होने लगती है, लिगामेंट्स लूज होने लगते हैं। बोन्स में कैल्शियम डिपॉजिशन कम हो जाता है, तो बोन्स धीरे धीरे फ्रजाइल या बोन्स धीरे धीरे वीक होने लगती हैं, तो मल्टीपल बॉडी पेन्स होने लगते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम या ब्रेन पे उसका इफ़ेक्ट ये होता है कि धीरे धीरे करके याददाश्त भी कम होने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। अब इनसे निपटा कैसे जाए, तो सबसे अच्छी, जो मैं पूरे पॉडकास्ट के शुरू से आखिरी तक में बोलती हुई आ रही हूँ, एक्सरसाइज। और इस समय हमें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो इसका सबसे अच्छा जवाब है योगा। योगा और भी कुछ नहीं करते बने तो आप सिंपल वॉक करिए, घर में वॉक करिए, ट्रेडमिल पे वॉक करिए, और भी कुछ नहीं है तो सिंपल प्राणायाम करिए, जो हम लेटे लेटे भी सांस तो ले ही सकते हैं, एक पर्टिकुलर रिदम में लेना है। ये मैं अपने सारे पेशेंट्स को बोलती हूँ, फिर वो चाहे गायनेक के हों या कैंसर के हों। आप कितने भी वीक हों, कोई भी तकलीफ हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप ब्रीदिंग तो कर ही रहे हैं। तो आप योगा के साथ में अपनी बॉडी का जो सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म है, उसको बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं और लंबे समय तक अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं। वो कौन सी गलतियां हैं जो अक्सर महिलाएं करती हैं, जिनके कारण उनको आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम्स होती है? हालांकि इसमें बहुत कुछ परसेंटेज ऑफ रेशो एक लाइफ स्टाइल का भी होगा, क्योंकि हमारे पूरे पॉडकास्ट में लाइफ स्टाइल एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन क्या कोई ऐसी छोटी छोटी गलतियां हैं जिसको लोग अवॉइड कर देते हैं, या सोचते हैं यार आज नहीं कल करेंगे, इससे तो कुछ नहीं होता, लेटेड भी देखेंगे, आगे सोचेंगे, या कोई ऐसे छोटी मोटी चीज़ें जिनके संकेत बड़ी बीमारियों की तरफ होते हैं, जिन्हें लोग नज़रअंदाज कर देते हैं? बिल्कुल, मैं ना ऐसे गिनती पे गिनाना चाहूँगी, उंगलियों पे गिनाना चाहूँगी। तो सबसे पहला है दर्द को सहन करना। हमेशा कहीं ना कहीं बॉडी में पेन होता रहता है, लेकिन महिलाएं उस पेन को सहन करके और काम करती रहती हैं अपने डेली रूटीन में, अपने घर में, अपनी फैमिली में, कहीं भी कुछ भी हो, पेन सहन करना पहली गलती। दूसरी गलती जो बहुत कॉमन है वो है गूगल। सारी महिलाएं जो हैं वो ऑनलाइन सर्च करते हैं, गूगल, यूट्यूब, आजकल जीपीटी भी आ गया है, और उससे भी पूछकर डायग्नोसिस बनाकर और फिर ट्रीटमेंट अपने हिसाब से लेकर और फिर आते हैं डॉक्टर के पास में, तब तक देर हो चुकी होती है। चौथी चीज़ है जो हम सब के लिए बड़ी पेनफुल है, और वो है कि हम हर चीज़ को नॉर्मल और घर के घरेलू नुस्खों से ठीक करने की कोशिश करते हैं। घरेलू नुस्खों में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है। जब दादी नानी हमको गरम हल्दी का दूध पिलाती थी, वो 1 दिन या 2 दिन होता था, 2 हफ्ते नहीं होता था। यहाँ प्रॉब्लम्स वो आ गई हैं कि हम उन्हीं घरेलू नुस्खों को ये सोच के कि हम
अपनी बीमारी को या प्रॉब्लम को ठीक कर लेंगे, वो ठीक बात नहीं है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये कुछ गलतियां हैं जो महिलाएं जानबूझकर तो नहीं पर अनजाने में करती हैं, और इसके कारण उनकी प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अभी आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में भी बात करी थी। क्या कम उम्र की महिलाओं में अगर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी करते हैं तो क्या इसका संबंध उनके आगे की प्रेगनेंसी लाइफ में पड़ता है, या उनको माँ बनने का कोई रिस्क जोखिम बढ़ जाता है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, अलग अलग कंडीशंस की अलग अलग अपना एक फ्यूचर टेंडेंसी होती है। गायनेक सर्जरीज की जहाँ तक मैं बात करूँ तो वहाँ पर नॉर्मली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी उन कंडीशन में की जाती है जहाँ पर कि गांठें जो हैं उन्हें सुरक्षित तौर पर, या सिस्ट जो है उसे सुरक्षित तौर पर निकाला जा सके। सर्जरी की अपनी टेक्निक होती है, सर्जन की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। अगर मैं बहुत मोटे तौर पर ये कहूँ तो फ्यूचर प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट तभी पड़ता है जबकि यूट्रस का या ट्यूब का या फिर ओवरी का, इन तीनों में से किसी की संरचना में कोई फ़र्क पड़ा हो सर्जरी के द्वारा। इसके अलावा आम तौर पर चाहे वो ओपन सर्जरी हो चाहे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हो, इतने सुरक्षित तरीके से की जाती है कि उनका इस तरह की किसी भी फर्टिलिटी पे या फ्यूचर प्रेगनेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़े। तो ये था आज का पॉडकास्ट। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस, मिथ या कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो क्लियर हुए होंगे। और हमने पहले भी बताया था और हम आज भी बता रहे हैं कि कैंसर वो बीमारी नहीं है जिसको सुन के आप मर जाएं। ये वो परीक्षा है जिसको दे के आप पास हो सकते हैं। तो आप अपना मनोबल बनाए रखें। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है या किसी भी तरीके का कोई भी प्रश्न आपके जहन में है तो आप डॉक्टर रेणु शर्मा मैम से बिल्कुल एक मुलाकात करें। आपकी प्रॉब्लम का संपूर्ण समाधान यहाँ पे होगा। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर मिलेंगे। नमस्कार।